क्या हाल पढ़ ले गैंग। ये तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी एनसीईआरटी की अपनी बुक। अब क्यों मैंने एनसीईआरटी की बुक को चूज किया है एक्टिविटीज समझाने के लिए? क्योंकि यार तुम साथ में एनसीईआरटी खोल लो यार, प्लीज मेरे साथ में एनसीईआरटी बुक खोल लो और जहां जहां पर जो सी भी एक्टिविटी के आगे मैं जो लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नोट कर लो। क्योंकि हम यहां पर ये नहीं देखने वाले कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है, बल्कि ये देखने वाले हैं कि इन एक्टिविटीज से क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और वो हर एक चैप्टर के नोट्स तुम्हें दिला दिए यार मैंने, हर एक चैप्टर के नोट्स मैंने खुद डिजाइन किए हैं और इसमें सारे पॉइंटर्स हैं, एक्टिविटी से क्वेश्चन है, बॉक्सेस के हैं, यहां तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नीचे मिल जाएगा EKQ यानी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। इसमें सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो हर चैप्टर के नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.1। यहां पर क्या हो रहा है सबको पता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको बर्न कर रहे हैं तो बर्न किया जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहां पर। बट क्वेश्चन यहां से आता है इस पॉइंट पर बेस्ड, इस पॉइंट पर बेस्ड क्या क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को देखो लिखा गया है ना कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो रबिंग इट विथ सैंड पेपर, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन आएगा कि क्यों इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, तो इसका आंसर होगा टू रिमूव, क्या करने के लिए, जिन्हें पता है जल्दी बताओ, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर ओवर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर यार ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है। अब इसी लेयर को रिमूव करने के लिए घिस घिस के, इसी लेयर को रिमूव करने के लिए घिस घिस के इरेज करते हैं किससे, सैंड पेपर से। और ये लेयर जब रिमूव हो जाती है उसके बाद ही इसको बंद करते हैं। तो क्यों सैंड पेपर से रब करते हैं, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ठीक है। ऑक्साइड लेयर के साथ ये चीज रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, यहां पे नोट कर लो। फिर उसके बाद कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो रिएक्शन बेस्ड हैं, जिसमें रिएक्शन का काम है। जैसे एक्टिविटी 1.2 में लेड वाला रिएक्शन, 1.3 में जिंक वाला रिएक्शन। फिर नीचे आ जाओ, नीचे जितनी भी एक्टिविटीज रिएक्शन वाली हैं तुम दिखाता हूं। ये देखो, ये ब्लू कलर से जितनी भी रिएक्शन है, ये हो चाहे ये हो, देखो ये हो, ये हो, जितनी भी रिएक्शन है, चाहे वो ये वाली एक्टिविटी हो, ठीक है, लेड नाइट्रेट पाउडर वाली, जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये सारी रिएक्शन एक्टिविटीज, सारी रिएक्शन और सारी रिएक्शन बेस्ड एक्टिविटीज हमने डिस्कस की इस रिएक्शन वाली वीडियो में। इस रिएक्शन वीडियो में हमने हर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ट्रिक्स के साथ देखा है। प्लीज जाकर ये वीडियो देख लेना, ताकि रिएक्शन बेस्ड एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आएंगी तो रिएक्शन पे ही आएंगी और किसी चीज पे नहीं, तो रिएक्शन वहां जाकर उस वीडियो में समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 जो इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है। अब एनोड है, एक कैथोड है, सबको पता है। ये टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, एक टेस्ट ट्यूब अपनी ये है, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब अपनी ये लगी हुई है। याद रखो यहां पर क्या हुआ कि जिस टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब, देखो जो टेस्ट ट्यूब एनोड से कनेक्टेड है ऊपर आता है ऑक्सीजन उस टेस्ट ट्यूब में, और जो कैथोड से कनेक्टेड है वहां पे आ रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। एनोड वाले में ऑक्सीजन आता है और कैथोड वाले में हाइड्रोजन। ये क्या है, गैसेस हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या क्वेश्चन आएगा, इस एक्टिविटी से सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये देखो यहां पे लिखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या वॉल्यूम सेम है दोनों टेस्ट ट्यूब में, ये बताओ। तो आंसर इसका सुन लो कि गैस का वॉल्यूम सेम नहीं है, नो। क्यों, क्योंकि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 parts of H and 1 part O। यार जो वाटर होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और वो H2O रहता है। तो जब 2 हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है तो वॉल्यूम भी हाइड्रोजन का ज्यादा रहता है ऑक्सीजन से, ठीक है। गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है, ये समझ गए तुम। क्या होता है, ये ऊपर देखो, यहां पर तुम्हें दिख रहा था, मैंने दिखाया कि एनोड में ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन, और इधर कैथोड में रहेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की गैस वॉल्यूम ज्यादा रहेगी किससे, ऑक्सीजन से। ये देखो इतनी स्पेस ले रहा है यहाँ पे गैस और यहाँ पे आधी, ठीक है, इसकी डबल रहेगी। फिर नीचे आ जाओ, अब इसके नीचे लिखा हुआ है क्या, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि टेस्ट दीज गैसेज, अब जो गैसेज हैं 1 by 1 बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कि
इसके ऊपर जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कौन सी गैस है, वाटर को हमने न्यूट्रलाइज किया, ये गैस को चेक करना है, कंफर्मेशन करनी कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। कैसे चेक करेंगे? इन टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, ये देखो, जब भी बर्निंग कैंडल लाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाले में क्या चेंज होता है? ऑक्सीजन वाला जो टेस्ट ट्यूब है, ये रहा टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे अगर हम बर्निंग कैंडल ले आते हैं तो क्या होगा, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बिल्कुल येलो फ्लेम के साथ जलने लग जाती है। ठीक है, जो येलो गैस की टेस्ट ट्यूब है ये बिल्कुल येलो फ्लेम के साथ जलने लगती है। येलो फ्लेम कौन सी टेस्ट ट्यूब जलने लगती है? ऑक्सीजन वाली टेस्ट ट्यूब। और वहीं जो हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब है उसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब यार ये भी जलती है लेकिन एक क्लीन फ्लेम के साथ, यानी कि साफ फ्लेम के साथ। याद रखना, ऑक्सीजन येलो फ्लेम, हाइड्रोजन क्लीन फ्लेम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन यार होता है अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड और हाइड्रोजन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। उतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है। इस एक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा कि क्यों इक्वल नहीं रहता ये, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड सेम? नहीं, सेम नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का भी गैस वॉल्यूम डबल रहता है ऑक्सीजन से। फिर इसके नीचे मैंने पहले बता दिया, ये रिएक्शन बेस्ड वाले एक्टिविटीज से सिर्फ रिएक्शन पूछता है, और ये रिएक्शन हमने कर लिए हैं कल की ही वीडियो में। रिएक्शन वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे ये भी वही है कि कॉपर को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? कॉपर को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का होता है। अब ये ब्लैक पाउडर को जब हम आगे हीट कर देते हैं दोबारा से हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो कॉपर हमें वापस मिल जाता है। ये सारी रिएक्शन बेस्ड सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है रिएक्शन वीडियो में। जल्दी से बढ़ते हैं अब आगे। अगली चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पहले एक्टिविटी 2.1 समझते हैं कि किसमें क्या चेंज आएगा। देखो किसमें क्या चेंज आएगा, एक बार हम रेड लिटमस में डालेंगे, एक बार ब्लू लिटमस, एक बार फिनोल्फथैलीन में डालेंगे और एक बार मिथाइल ऑरेंज। रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर रेड ही है, ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर रेड है। अबे ब्लू लिटमस नाम है यार, फ्लो में लिख देता हूं, ब्लू लिटमस नाम है तो क्या होगा? ब्लू ही कलर होगा इसका ओरिजिनल। फिनोल्फथैलीन का क्या कलर है? ओरिजिनल कलरलेस होता है यार फिनोल्फथैलीन। और वहीं मिथाइल ऑरेंज उतना ऑरेंज कलर का ना होकर के होता है येलो कलर का। यहां पर नाम का धोखा मिल गया। ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन तो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ब्लू रहेगा। ये कलरलेस रहता है फिनोल्फथैलीन, और ये येलो रहता है। अब देखो पहला सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं एसिड, कोई सा भी एसिड ले लो, HCl मान लो, ठीक है। और वहीं अगर दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं बेस, कोई सा भी बेस NaOH, सब में सेम कलर चेंज होगा। यहां पर कलर चेंज देखना है। तो रेड लिटमस में अगर एसिड जाएगा तो क्या होगा चेंज, बताओ। सबको पता है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में करता है। सबको पता है कि एसिड क्या करता है, देखो ब्लू लिटमस रेड में हो जाता है, BAR बार। ब्लू लिटमस रेड में किसकी वजह से होता है? A की वजह से, एसिड की वजह से। तो जब रेड लिटमस में डालेंगे तो क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं, नो चेंज। वहीं अगर इसी एसिड को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा? BAR ब्लू, ब्लू में अगर A पड़ता है एसिड तो रेड होता है, तो यहां पे लिख दो, ये रेड कलर में हो जाएगा। फिर वहीं अगर कलरलेस फिनोल्फथैलीन में डालेंगे तो क्या होगा? फिनोल्फथैलीन में एसिड पे कोई कलर नहीं चेंज होता है, तो वो अपना रहेगा कलरलेस, नो चेंज। और वहीं मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे जो येलो कलर का होता है ओरिजिनली, तो वो चेंज हो जाता है अपना रेड में, या फिर बोल सकते हैं पिंकिश रेड में, ठीक है, गुलाबी रेड में। फिर अरे पिंकिश रेड यार, आगे बढ़ो, इस पर ध्यान दो। बेस पे बेस NaOH, यानी कि कोई सा भी बेस ले सकते हैं, NaOH या कोई भी बेस ले सकते हैं। अब बेस में क्या क्या कलर चेंज होगा? बेस हम सबको पता है कि जब भी, देखो बेस का क्या सीन है, जब भी हम RBB, यानी कि जब भी हम रेड से ब्लू में हो जाता है, जब हम बेस डालते हैं, क्या रेड से ब्लू में होता है? रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्लू में, और ब्लू में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है। फिनोल्फथैलीन में क्या चेंज होता है? ये तुम्हारा बन जाता है रेडिश कलर का, ठीक है, रेडिश या रेडिश पिंक। फिर यहीं मिथाइल ऑरेंज में क्या चेंज होता है? मिथाइल ऑरेंज में कोई चेंज नहीं। तो कैसे याद करना है? जो अपना एसिड है वो देखो ब्लू में चेंज कर दे रहा है रेड को, ब्लू में चेंज कर दे रहा है ब्लू को रेड में, और मिथाइल ऑरेंज को चेंज कर दे रहा है पिंकिश रेड में। वहीं जो बेस है ये रेड को ब्लू में करता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता, और फिनोल्फथैलीन को रेडिश में कर देता है, और इसमें मिथाइल ऑरेंज में कोई चेंज नहीं करता है। यही था इंपॉर्टेंट इस एक्टिविटी में। देन इसके बाद अगली एक्टिविटी तुम्हें देखने मिलेगी इंपॉर्टेंट, ये
एक्टिविटी 2.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये सब देख लेते हैं। चलो आओ, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखने मिलेगा कि तुम्हें क्या ऑब्जर्व करने मिलता है जिंक ग्रैन्यूल के सरफेसेस पे। जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेसेस पे क्या ऑब्जर्व करने मिलता है। देखो क्या हुआ है इस एक्टिविटी में, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में यहाँ रखा है जिंक ग्रैन्यूल्स। देखो ये अपनी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में रखा है जिंक ग्रैन्यूल्स और ये जिंक ग्रैन्यूल्स अंदर पड़े हुए हैं। ये देखो ये अंदर पड़े हुए हैं ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे एक डिलीवरी ट्यूब से सोप सॉल्यूशन भेजा जा रहा है। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक टाइप का होता है। अब ये सोप सॉल्यूशन भेजा जा रहा है, तो ये सोप सॉल्यूशन जब इधर से ऐसे जाता है तो यहाँ पर देखने मिलते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। तो जिंक ग्रैन्यूल पे क्या देखने मिलता है, जिंक ग्रैन्यूल्स पे क्या देखने मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन जिंक ग्रैन्यूल, ये देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, तो वी ऑब्जर्व हाइड्रोजन गैस बबल्स, H2 गैस बबल्स ऑन सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये बबल क्यों फॉर्म होते हैं, व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। ये जो अपना सोप सॉल्यूशन है यहाँ से बबल क्यों फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ये रिएक्शन हो रही है जिंक की किसके साथ, एक और चीज पड़ी हुई है टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ ही से निकल रहे हैं क्या, हाइड्रोजन गैस के बबल। और जब हाइड्रोजन गैस पानी में आता है सोप सॉल्यूशन में, तो वहां सोप सॉल्यूशन में बबल बना देता है। फिल्ड फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, क्योंकि H2 गैस से फिल हो जा रहा है, H2 गैस इन सोप सॉल्यूशन। तो बबल्स आर फॉर्म बिकॉज वी फाउंड H2 गैस इन सोप सॉल्यूशन, या H2 गैस गेट डिलीवर्ड थ्रू द डिलीवरी ट्यूब इनसाइड द सोप सॉल्यूशन। फिर टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, ठीक है। अब यहीं पे पास में ले आओ बर्निंग कैंडल। तो यहां पर जब ये देखो कैंडल ला रहे हैं तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस बर्न करती है, H2 गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, ठीक है, पॉप करके बंद हो जाती है, ठीक है, बंद होती है। अब जितना भी तुमने ये देखा है इसको ध्यान से समझो, ये टेस्ट ट्यूब है, जिंक ग्रैन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अगर रिएक्शन लिखो जिंक प्लस H2SO4, तो क्या होता है इसके रिएक्शन में, सबको पता है यार, जिंक ज्यादा रिएक्टिव तो डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। अब यही जो H2 बबल है, देखो यही जो H2 बबल है ना, यही क्या कर रहा है, ये H2 बबल यहां से निकल के ऐसे डिलीवरी ट्यूब से यहां पे आ रहा है। अब ये डिलीवरी ट्यूब जब सोप सॉल्यूशन में आ रहा है तो ये बबल 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 बन के ऊपर जा रहा है। वहीं जब कैंडल लगा दो तो कैंडल पॉप करके जलने लग जा रही है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी तुम्हें बताऊं, इसके आगे मिलेगी तुमको ये वाली जो एक्टिविटी तुम सबको जाननी चाहिए और जनरली भी जाननी चाहिए यार, कि कहीं तुम खुद कोई कांड ना कर बैठो कभी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है समझो, ये यहां पे क्या लिखा है, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग एसिड्स एंड बेस। एसिड एंड बेस पे वार्निंग साइन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये मैं तुम्हें समझाऊं कि जब भी हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये नॉर्मल है, ठीक है। वहीं वाटर को अगर हम एसिड में डाल देते हैं, मान लो एसिड एक टेस्ट ट्यूब में है, उसमें वाटर डाल दिया, कि बोलो डाइल्यूट ही तो करना है, चाहे खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा गिरे, बात एक ही है। नहीं बेटा, बात एक नहीं है यार, चाकू टूट जाएगी, ऐसा ही कुछ हो रहा है। एसिड, अगर एसिड को डाल देंगे हम पानी में, देखो एक कंटेनर में पानी रखा है, इसमें एसिड डाल देंगे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक कंटेनर में अगर एसिड रखा है और इसमें पानी को डाल देंगे तो सही नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है इस केस में। कौन से केस में, वाटर को जब हम एसिड में डालते हैं। और इसको याद कैसे करेंगे, वाटर टू एसिड, WTA, WT का मतलब व्हाट द एक्सीडेंट, ठीक है, व्हाट द एक्सीडेंट, कि कितना तगड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसको याद करने के लिए बस समझाया है। चलो आगे आ जाओ, आगे अगली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी तुम्हें मिल जाएगी 2.6, ये ऊपर रह गई, एक भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं छूटेगी यार, चिंता बिल्कुल भी मत करना। यहां पे क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन सबसे पहले कि इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या रिएक्शन हुआ है अब ऊपर देखते हैं। देखो टेक,
सबसे पहले ये टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनॉल्फथैलीन। यानी कि तुमने लिया है NaOH, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन, और इसमें क्या डाल रहे हो, फिनॉल्फथैलीन, ठीक है, फिनॉल्फथैलीन। और फिनॉल्फथैलीन कैसा चेंज करती है, हम सबको पता है कि जब भी बेस में डालोगे तो वो क्या कर देती है, सॉल्यूशन को पिंकिश रेड या पिंक कर देती है। तो क्या होगा, ये है ना क्वेश्चन अपना, ये रहा क्वेश्चन, ये कि व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ये पिंक हो जाएगा, पहला आंसर मिल गया। फिर दूसरा आंसर, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर रिएक्शन मिक्सचर, कब, जब हम ये वाला स्टेप करते हैं कि अब उसी में ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब क्या क्या था इसमें अपना पड़ा हुआ है NaOH और इसमें डाल दिया फिनॉल्फथैलीन, तो ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया है पिंक में, ठीक है, ये पिंक हो गया है। अब इसी में अगर हम लोग डाल देते हैं ऊपर HCl तो क्या चेंज होता है यार, याद दिलाऊं तुम्हें कि NaOH बेसिक है और इसी में अगर HCl डाल दिए, एसिड और बेस क्या कर जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब न्यूट्रल होता है, कोई कलर नहीं होता है, तो फिनॉल्फथैलीन कोई कलर नहीं दिखाता है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक कलर जो था पिंक कलर से चेंज होकर वापस हो जाएगा नॉर्मल कलर में, ठीक है। ये यहां पर लिखोगे इज देयर एनी कलर चेंज, तो यस, पिंक कलर डिसअपीयर्स, कि पिंक कलर हट जाता है। फिर इसके बाद ये आंसर करो, ऊपर हमने देख लिया आंसर, ये आंसर करो ये वाला, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनॉल्फथैलीन चेंजेस आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड, कि एसिड के एडिशन से क्यों होता है कलर चेंज, क्योंकि यार देखो यही तो मैंने समझाया तुम्हें यहाँ पे कि ये एक बेस है, बेस में फिनॉल्फथैलीन डालोगे तो सबको पता है पिंक कर देगा, फिर यही पिंक में अगर एसिड डाल दोगे, एसिड बेस प्लस करके यानी कि रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा यानी कि कलरलेस रहेगा, नॉर्मल कलर में वो पिंक कलर हट जाएगा, यही रीजन है, ठीक है। रीजन में लिख देना कि व्हेन एन एसिड इज एडेड, व्हेन HCl एडेड, तो क्या हो रहा है, इट रिएक्ट विद बेस एंड न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई द पिंक कलर डिसअपीयर्स। फिर इसके बाद नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, फिर NaOH ऐड कर दो इसी पिंक वाले सॉल्यूशन का, जब यहां पर ये न्यूट्रल कलर बन गया था ना, न्यूट्रल, तो इसी में फ्यू ड्रॉप ऑफ क्या ऐड कर दो, NaOH, यानी कि एक बेस ऐड कर दो, ठीक है। यहां पर तुमने एक और बेस ऐड कर दिया, तो क्या ये कलर चेंज हो रहा है, डज द पिंक कलर ऑफ फिनॉल्फथैलीन रीअपीयर, क्या पिंक कलर वापस आ जा रहा है, जैसा पहले था पिंक हो गया था ना क्या डालने पे, NaOH, तो हाँ वापस आ जाता है पिंक, यस इट रीअपीयर्स। अब फिर इसका रीजन बताओ कि ये रीअपीयर क्यों गया, व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, क्योंकि अमाउंट बढ़ा दी गई NaOH की, बेस की अमाउंट बढ़ा दी गई, जितना न्यूट्रलाइज करना था उतना न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन फिर जब अमाउंट बढ़ाओगे बेस या एसिड तो वो वैसा ही कलर शो करेगा, और फिनॉल्फथैलीन बेस में पिंक होता है इसलिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन पिंक हो गया। फिर नीचे आ जाओ, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी तुमको मिलेगी नीचे, ये एक्टिविटी 2.9, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका आंसर तो बड़े टॉपर भी नहीं दे पाते। देखो क्या है इस एक्टिविटी में, सबसे पहले टेक अबाउट 1 ग्राम NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.4। ऐसा एक सेटअप करना है, क्या लेना है, 1 ग्राम NaCl, ये यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ये यहाँ पर लिया गया है 1 ग्राम NaCl, इस टेस्ट ट्यूब में लिया गया है 1 ग्राम NaCl, ये देखो ध्यान से, इस टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक को लिया गया है, अब ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया गया। अब इसके बाद इसमें ऐड सम सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है इसमें NaOH में। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इसमें क्या करना, सिंपल रिएक्शन लिखना, तुमने इतना तो सीख ही लिया है उस रिएक्शन वाली वीडियो से, नहीं सीखा है तो जाओ सीखो। हमने क्या लिया था, NaCl, रिएक्शन वाली वीडियो देख लोगे यार तो सब क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है, NaCl प्लस ये NaCl का फॉर्मूला हो गया, प्लस क्या डाला है ऊपर H2SO4, H2SO4। तो अब क्या चेंज होगा ये पूछा गया है, तो यहां पर चेंज ये होगा कि ये NaSO4 का रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से अदर रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस करके बनाएगा NaSO4 प्लस HCl, ये H2 और Cl रिएक्ट करके बना लेंगे HCl गैस। तो बस यही लिखना है यहां पर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट, यस, विच गैस इज कमिंग आउट, HCl गैस। फिर उसके बाद टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, पहले ड्राई लिटमस पेपर लो ब्लू कलर का, और वेट, ब्लू ही कलर का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एसिड है
और हमने देखा था कि बार BAR यानी कि एसिड, ए से एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, तो इसलिए हम यहां पर ले रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर एक बार हम ड्राई लेंगे, एक बार वेट, ठीक है। एक बार एक केस में ड्राई ले, पहले ड्राई और फिर एक बार वेट। क्या लेंगे? लिटमस पेपर, ड्राई पेपर एक बार और एक बार वेट पेपर। तो क्या होता है कि जब ड्राई पेपर, जब पहला केस हो रहा है, जब ड्राई पेपर में हम इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, और वेट पेपर में ये हो जाता है अपना जो चेंज होना था। क्या चेंज होना था? BAR, ब्लू से रेड में, तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है। अब ये पूछा है इन विच केस डस लिटमस पेपर चेंज कलर, तो यहां लिख देना वेट। ड्राई में चेंज नहीं हुआ। क्यों ड्राई में चेंज नहीं हुआ? क्योंकि यही अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस या HCl सॉल्यूशन। ड्राई एसिड में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो जो ये कलर चेंज होता है ना, ये होता है आयंस की वजह से। जो ये कलर चेंज है ये होता है आयंस की वजह से। जब बोलते हैं ना कि एसिड लूज आयंस, तो आयंस की वजह से क्यों होता है? कौन से आयंस की वजह से? H+ आयंस की वजह से। जैसे बेस में कौन सा आयंस होते हैं? OH-, एसिड में होते हैं H+। तो इसी H+ आयन की ही वजह से वो कलर चेंज होता है। और ये आयंस कब रिलीज हो पाए, कब प्रोड्यूस हो पाए? जब वेट था, ठीक है, जब वेट पेपर हमने यूज किया। ये जब ड्राई पेपर था तो वो आयंस नहीं निकल पाए, इसलिए वहां पर कोई भी कलर चेंज देखने नहीं मिलता है। अब ड्राई HCl गैस कैन नॉट प्रोड्यूस, कैन नॉट, यहां पे लिखना है कि ड्राई HCl गैस में क्या होता है और HCl सॉल्यूशन में, यानी कि वेट HCl सॉल्यूशन में क्या होता है। तो ड्राई HCl गैस, अगर जैसे तुम ये देखो एक स्प्रे पाउडर लिए जिसमें से ये स्प्रे में से निकल रहा है क्या? HCl, ड्राई HCl गैस, और बगल में लिटमस पेपर लगाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा। वहीं अगर एक लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डालो, सॉल्यूशन में क्या है? सेम चीज, HCl गैस का ही सॉल्यूशन, इसमें लिटमस पेपर डालोगे तो कलर चेंज होगा, क्योंकि HCl सॉल्यूशन कैन प्रोड्यूस H+ आयंस, क्योंकि यहां पर आयंस होते हैं प्रोड्यूस, और ड्राई HCl गैस में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो आयंस का है सिर खेल सारा। फिर 2.1 एक्टिविटी 2.1 में क्या है, जो हमने अभी देखा था कि वाटर टू एसिड क्या होता है और सब कुछ। अब एक बार देखो कि एक्टिविटी 2.10 में क्या है। टेक 10 ml वाटर, एड फ्री ड्रॉप ऑफ एसिड, टेस्ट द बेस, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर चेंज होता है? तो हाँ, सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, इट बिकम्स हॉट। फिर क्या ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक? अरे यार, जहां टेम्परेचर बढ़ता है उसको बोलते हैं एक्सो, जहां कम होता है उसको बोलते हैं एंडो। फिर रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस से, पहले एसिड से किया H2SO4 से, अब एक बेस से करेंगे तो क्या चेंज होगा? तो इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और हाँ सेम होगा, यानी कि गर्म हो जाएगा वो टेस्ट ट्यूब, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, अगली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट रहेगी 2.12, ये वाली। क्या किया जा रहा है इसमें? यहां पे पुट 2 ग्राम सॉइल इन टेस्ट ट्यूब एंड वाटर, शेक द कंटेंट। फिर ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। क्या करना है यार? सॉइल लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के चेक करना है कि एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल। तो वो तुम्हारे रीजन की सॉइल पर डिपेंड करेगा, ये रिएक्शन नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, कौन सी इंपॉर्टेंट आ सकती है? 2.14। यहां पे क्या है? अलग अलग सॉल्ट को जमा करना है और देखना है उसका एसिड यूज क्या है, बेस यूज क्या है, ठीक है। अब सॉल्ट से कैसे निकलता है पहले ये समझ लो। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, जैसे कि NaCl या फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। अब क्या लिखा है? चेक दियर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। फिर चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस, यानी कि एसिडिक कौन सा और बेसिक कौन सा ये पता करना है। तो सुनो, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है 7 पे। वहीं पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? ये भी बिल्कुल न्यूट्रल होता है 7 पे। 7 क्या? pH। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है, ध्यान से लिख लो अपनी बुक के ऊपर, ये भी न्यूट्रल होता है, N से लिख लो न्यूट्रल। जिंक सल्फेट क्या होता है? न्यूट्रल। कॉपर सल्फेट क्या होता है? एसिडिक, ऊपर लिख लो A। और सोडियम एसिटेट क्या होता है? सोडियम एसिटेट होता है बेसिक। फिर सोडियम कार्बोनेट ये भी होता है बेसिक, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी होता है बेसिक। तो सब बेसिक है, शुरू के 4 न्यूट्रल हैं, और कॉपर सल्फेट अकेला, ये अकेला क्या है? एसिडिक है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें है कुछ एक्टिविटीज बहुत सिंपल टाइप की, जैसे कि इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। टेक सैंपल ऑफ ये
और रब करो सैंपल पेपर से और देखो क्या अपीयरेंस में चेंज आता है। यानी कि कुछ कुछ मेटल लो और देखो क्या अपीयरेंस में चेंज आता है। तो क्या चेंज आता है, पहले डल दिखते हैं, फिर उसके बाद शाइनी बन जाते हैं। क्या होता है, शाइनी बन जाते हैं सैंड पेपर से रब करने के बाद। हमने देखा भी है, घर में लोहा घिस के हम चमकाते भी हैं। फिर आगे बढ़ो, एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। क्या क्या लेना है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो यार इसमें ऑब्जर्वेशन देखना है कि कौन सा मेटल सॉफ्ट होता है, कौन सा हार्ड होता है, क्या होता है, ये सब हमें पता है। इतने भी ईजी वाले एक्टिविटीज़ नहीं आएंगे। देखो फिर 3.7 पे आ जाओ। 3.7 में क्या है, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, कैरी आउट एक्टिविटीज इतना तो इतना विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे जैसे अभी तक हमने देखे। जैसे ये देखो कि मैग्नीशियम रिबन लो और सल्फर पाउडर लो। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाओ, फिर जो एशेस बन रही हैं यानी कि राख, अरे तुम्हारे लिखे हुए खत की राख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात हो रही है मैग्नीशियम रिबन जब जलाता है तो उसकी जो राख बचती है उसको पानी में मिला दो। यार ये तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो तुमने किया था यार, उसकी फ़ोटो के साथ जला के राख पानी में मिला दी थी ना, वही हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन को जला के पानी में मिला दो। फिर क्या करो, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बन रहा है ना, ये राख जो मिला दिए पानी में, ये तो इस सॉल्यूशन को क्या करना है, टेक द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। टेस्ट करना है किससे, एक बार रेड से और एक बार ब्लू से, ठीक है, रेड ब्लू दोनों से टेस्ट करना है। अब उसके बाद इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिड और बेसिक। ये जो प्रोडक्ट बना है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो सुनो ध्यान से कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है, हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी चैप्टर 1 में ही, इसको हटा देते हैं थोड़ा ध्यान, इधर दो, कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है, और बर्न होने का मतलब कंबस्चन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनता क्या है MgO। ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया है, पानी में मिला दिया ना इसकी राख को, तो इसको हमने पानी में मिला दिया यानी कि MgO प्लस H2O। तो ये बन जाता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको जब तुम चेक करोगे तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देगा। यहाँ लिटमस से चेक करना है ना, तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू में बदल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है जल्दी बताओ, जो रेड को ब्लू में बदल दे वो होता है बेस। क्योंकि एसिड का हमने याद किया है बार, BAR, ए से एसिड ब्लू को रेड में करता है, इसने रेड को ब्लू में कर दिया तो ये बेस रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अगली एक्टिविटी देखते हैं। ये यहां पर क्या किया जा रहा है, कुछ कुछ मेटल्स को लेकर देखो, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव द फॉलोइंग, ये देखो यहां से पढ़ते हैं, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग अ फ्लेम, देन लेट द प्रोडक्ट्स एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं, ये हमने देख ली 3.8, फिर 3.9। अब यहाँ पर देखना है फ्लेम कलर अलग अलग चीज़ों में क्या क्या रहता है, कौन कौन सी चीज़ें बर्न कर रहे हैं, वही वाली, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर। फ्लेम का कलर देख लो बस, सोडियम में रहता है येलो, मैग्नीशियम में रहता है वाइट, हमने देखा भी था डेजलिंग वाइट फ्लेम आता है जब मैग्नीशियम बर्न करते हैं, एल्यूमिनियम में रहता है सिल्वर वाइट, और कॉपर में रहता है ब्लू, येलो वाइट वाइट ब्लू, येलो वाइट सिल्वर वाइट, एल्यूमिनियम में सिल्वर वाइट और कॉपर में ब्लू। ठीक है, अब आर दीज प्रोडक्ट्स सॉल्यूबल इन वाटर, क्या ये सब वाटर में सॉल्यूबल हैं। तो सुनो, जो रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्यूबल होते हैं और जो रिएक्टिव नहीं होते वो नहीं होते हैं। कैसे सॉल्यूबल होते हैं, कौन से गर्म पानी में, कौन से ठंडे पानी में, ये सब रिएक्शन उसी के बारे में है जो मैंने रिएक्शन वाली वीडियो में समझा रखा है, उस वीडियो में प्लीज़ जाकर देख लेना अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हें मिलेगी यहाँ देखो 3.11 में, कि कुछ कुछ मेटल सैंपल लिए गए हैं, उनको रिएक्ट वगैरह कराया गया है। देखो, पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया है। तो एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है, जो ऊपर वाले होते हैं हाई रिएक्टिव वो एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, और जो ये वाला लेवल है आयरन और लेड वाला, यहीं तक रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हमने पानी के साथ देख रखी है रिएक्टिव हिस्ट्री वाले वीडियो में, रिएक्शंस वाले वीडियो में। अगला आ जाओ 3.12, इसमें क्या है,
एक क्लीन वायर लेनी है कॉपर की और एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है, कॉपर की वायर और एक आयरन नेल। देन पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट में डाल दो और चेक करो क्या हो रहा है। सबको पता है यार कि कलर चेंज होता है। क्या कलर चेंज रहता है? यहाँ से, अरे इसकी रिएक्शन लिख ही लेते हैं, देखो क्या है, पुट अ कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नेल इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो दोनों केस बना लेते हैं यहाँ पे, दोनों केस, और समझ लेते हैं, बड़ा इजी है। ये भी रिएक्शन बेस्ड है, समझा रखा है वीडियो में, लेकिन एक बार बता देता हूँ, वरना कहोगे सबके लिए आप तो यही कह रहे हो कि जाकर रिएक्शन वीडियो में देखो। वो वीडियो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी समझ लो। पहला केस, दूसरा केस। पहला केस क्या है? पुट कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। Cu को किस में डाल रहे हैं? FeSO4 में, और देखना है क्या होता है। और Fe को किस में डाल रहे हैं? CuSO4 में, देखना है क्या होता है। तो सुनो, जब हमने रिएक्शन वाली टेबल देखी थी, एक टेबल देखी हुई ना, रिएक्टिविटी टेबल, वो टेबल है तुम्हारी बुक में जिसमें लिखा है पूरा का पूरा कि क्या ज़्यादा रिएक्टिव है क्या नहीं। जैसे कि सबसे पहले है के, फिर Na, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हंजी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। नीचे आता है गोल्ड। तो कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फरारी से रहता है Fe और उसके नीचे आता है फिर भी क्यों, Cu। तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि Cu कम रिएक्टिव है। लेकिन ये Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा FeSO4 प्लस Cu। क्या बना देगा? FeSO4 प्लस Cu। तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू था, ये कॉपर सल्फेट अपना ब्लू था, यहाँ फेरस सल्फेट क्या बन जाता है तुम्हारा? ये फेरस सल्फेट अपना रहता है ग्रीन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है। चलो अगली एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये कोरोजन पे एक्टिविटी हो सकती है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 3.14। कौन सी? 3.14। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ देम। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें आयरन नेल डालनी। कौन सी? बिल्कुल साफ, ये देखो A B C, एक यहाँ पे आयरन नेल है, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों में आयरन नेल डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद लेबल दिस ABC, पोर बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब B। B में क्या डालना है? सुनो, टेस्ट ट्यूब B में क्या करना है? टेस्ट ट्यूब B में डालना है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। क्या? बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। बॉइल टू रिमूव एनी डिजॉल्व एयर, एयर को रिमूव करने के लिए बॉइल किया गया कि प्योर वाटर रहे। अब उसके बाद द एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्किट। इसमें क्या करा गया है? थोड़ा सा ऑयल डाला गया है, ये देखो थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, ऑयल और बॉइल्ड वाटर, यानी कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाला गया है किसमें? B में। और A में और C में क्या करना है? A और C में क्या करना है? A और C को एयर में रहेगा ये, और ये ड्राई एयर में रहेगा। ठीक है, ये दोनों को एयर में और ये ड्राई एयर में। और इसमें क्यों ड्राई एयर क्यों है ये? क्योंकि इसके नीचे डाल दिया गया है ये, देखो क्या है ये नीचे, इसके नीचे है अपना एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो एक ड्राइंग एजेंट होता है। क्या होता है? ड्राइंग एजेंट, यानी कि पूरा मॉइस्चर सुखा देता है। क्या नाम है इसका? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। पढ़ लो, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और ये एक ड्राइंग एजेंट होता है। तो इसने एयर को बिल्कुल मॉइस्चर हटा दिया, यानी कि यहाँ पर क्या है? नो मॉइस्चर। और वही जो यहाँ पर एयर है, यहाँ पे क्या है? मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर है। अब चेंजेस क्या क्या होते हैं? यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है? पानी प्लस ऑयल है, और यहाँ पर एयर है। तो A, B और C में क्या चेंजेस होते हैं ये सुनो। नेल्स जो A में होती है ना, ये कुछ दिन के बाद रस्ट हो जाती है, रस्टेड। ठीक है, इसमें रस्ट लग जाता है, रस्टेड। ठीक है, और B और C में देखो, B और C में रस्टिंग नहीं होती है, चाहे वो B हो या फिर वो C हो, इन दोनों में रस्टिंग नहीं होती है। अब समझना है क्यों रस्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है। क्यों ऐसा चेंज देखने मिलता है हमें? क्योंकि यहाँ पर एयर थी जिसके अंदर क्या बताया था मैंने, यहाँ पे कोई भी ड्राइंग एजेंट नहीं है, वाटर है, एयर है, मॉइस्चर है, हर एक चीज़ है। ठीक है, वाटर, एयर, मॉइस्चर। और रस्ट करने के लिए आयरन को क्या चाहिए? यही सब चाहिए, वाटर, एयर, मॉइस्चर। तो ऑब्वियसली आयरन नेल्स रस्ट कर जाएंगी। वहीं C में क्या किया गया? पानी तो है नहीं, यहाँ पे पानी नहीं है। वहीं जो एयर है वो भी समझ लो मॉइस्चर नहीं है उसमें, नो मॉइस्चर, ड्राई है। तो इसके वजह से यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, प्योर स्पेस है, वैक्यूम है समझ लो। तो इसलिए आयरन नेल
रिएक्ट नहीं करती किसी चीज़ से और रस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है ड्राइंग एजेंट जिसने मॉइस्चर को हटा दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये पानी है और इसमें हमने ऑयल ड्रॉप डाली थी। तो जो ऑयल ड्रॉप होती है ना, हम सबको पता है डेंसिटी वाइज लिक्विड्स फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं। तो जो वाटर होता है ये डेंसिटी में ज़्यादा होता है और ऑयल हल्का होता है, तो ऑयल ऊपर तैरने लगता है। देखो ये ऑयल की लेयर तैर रही है और ये है अंदर वाटर। तो ऑयल की लेयर सेपरेशन की तरह काम करती है। यहाँ पर जो एयर है यहाँ पर भी मॉइस्चर है, लेकिन ये जो सेपरेशन लग गया ऑयल की लेयर का, इसके वजह से ये इधर नहीं आ पाता है H2O में, यानी पानी में नहीं आ पाता है। और ये पानी जो था ये बॉइल्ड था, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी डिजॉल्व एयर ना रहे, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर ना रहे। इसके वजह से बी वाली चीज़ भी रस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। जो आयरन नेल है इसमें रस्टिंग नहीं लगती है। अब सुनो, क्योंकि इसमें नहीं लग रही है आयरन, क्योंकि ये वाटर में नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो ऑयल लेयर है ये एज अ बैरियर काम कर रहा है। तो हमें क्या समझ में आया कि मेन अगर रस्टिंग करनी तो उसके लिए चाहिए होता है मॉइस्चर और एयर, ठीक है। एयर यहाँ पर रिएक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एयर यहाँ पे नहीं क्योंकि ड्राई एयर तो नहीं हुआ, यहाँ पे एयर की वजह से हो गया, पानी तो है ही, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ये एक्सप्लेनेशन। अब सुनो नीचे, ये सब हमने देख लिया पूरा। इफ एनी फ्रॉम द एयर लीव दिस 3 फॉर ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व हमने कर लिया तीनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब चलो इसको हमने तीनों में देख लिया, नीचे आ जाओ इंपॉर्टेंट अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 पे। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। सबसे पहले देखो ये चैप्टर में बड़ी सबकी हालत ख़राब रहती है यार, क्योंकि थोड़ा सा ये नया चैप्टर पड़ जाता है, थोड़ा सा ये नया लगता है। और इसमें एक्टिविटी 4.2 देखनी है। 4.2 क्या देखना है इसमें? कैलकुलेट द डिफरेंस इन फार्मूला एंड मॉलिकुलर मास। ये जो सारे है ना, इनके फार्मूला मॉलिकुलर मास में डिफरेंस देखना है कैलकुलेट करके। फिर क्या इनमें से कोई सिमिलैरिटी है। फिर अरेंज दिस एल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली, कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज। इसको चेक करना है और चेक करना है कि क्या ये होमोलोगस सीरीज है। तो सबसे पहले सुनो कि होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं। जहां पर भी होमोलोगस सीरीज वहां पर बोलते हैं उस प्रोडक्ट को, उस कंपाउंड्स की सीरीज को जहां पर डिफरेंस होता है किसका, एक CH2 का या एक CH2 का डिफरेंस होता है, या फिर अगर वेट वाइज बात करें मॉलिकुलर मास वाइज तो वहाँ पे 14 एटॉमिक यूनिट, जिसको अब U से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 एटॉमिक यूनिट का, CH2 का या 14 का। तो अब इन सारों को एक ऑर्डर में अगर तुम लिखोगे ना, जैसे कि CH3OH C2H5OH, अब C2H5OH के नीचे क्या है, C3H7OH, फिर C4H9OH। तो ये सब में देखोगे कि डिफरेंस क्या आएगा, C3HOH है और यहाँ पे C2H5OH। तो C3H और C2H5OH में जाने में क्या डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर वेट देखोगे CH2 कितना होता है, कार्बन का वेट कितना आता है 12 और H2 का 2, यानी कि 12 + 2 14। तो हाँ 14 और CH2 का डिफरेंस है, तो ये एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी 4.3 पे। यहाँ पे क्या है, दिस एक्टिविटी नीड्स योर टीचर्स असिस्टेंस, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार, एग्जाम है। टेक सम कार्बन कंपाउंड नैप्थलीन कैम्फर एल्कोहल 1 by 1 ऑन स्पैटुला, यानी कि इस पर बर्न करते हैं, एंड बर्न देम। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। बर्न करो और देखो क्या फ्लेम आती है। तो हाँ जो इसमें कार्बन है ना, मैंने तुमको बताया था ऊपर कि फ्लेम किस पे डिपेंड करती है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड होने पे। तो जो अनसैचुरेटेड होता है वो येलो फ्लेम से जलता है और जो सैचुरेटेड होता है वो ब्लू फ्लेम से। तो अब इसमें चेक करो क्या अनसैचुरेटेड और क्या सैचुरेटेड। नैप्थलीन और कैम्फर ये दोनों ही चीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसलिए ये जलता है कैसे, ये दोनों जलता है येलो फ्लेम से, ठीक है, येलो फ्लेम से। कौन कौन, नैप्थलीन और कैम्फर। तो अल्कोहल जो बचा ये है अपना सैचुरेटेड, तो ये बनता है किससे जलता है, ब्लू फ्लेम से, ठीक है, क्लीन ब्लू फ्लेम, बिल्कुल क्लीन फ्लेम से। और पिक आ, इसको थोड़ा रब करके देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन। कि देखो जब हम इसको मान लो ऐसे करके, ये ऐसे करके कैंडल से मान लो अगर जला रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर एक मेटल फ्रेम डाल देते हैं, ठीक है, तो अब उस मेटल फ्रेम में क्या कुछ, उस मेटल की प्लेट में क्या कुछ डिपोजिशन है। तो हम सबको पता है, घर में हमने ऑब्जर्व भी किया है कि दिवाली के दिन जब हम काजल बना रहे होते हैं तो कैम्फर का यूज़ करते हैं, ऐसे कपूर जिसको बोलते हैं, नीचे जला देते हैं
और ऊपर प्लेट में काला काला बन जाता है जिसको सुबह हम यूज़ करते हैं। तो यही होता है यहाँ पर नैप्थलीन और कैम्फर दोनों के केस में ऊपर एक मेटल प्लेट पे एक डिपोजिशन मिलता है ब्लैक में। चलो, कैम्फर में वाइट और उसमें ब्लैक कभी भी, ठीक है। कलर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, बस डिपोजिशन मिलता है कि नहीं ये देखना था, और हाँ डिपोजिशन मिलता है। फिर इसी की बगल वाली एक्टिविटी में क्या है, 4.4 में क्या लिख रखा है ये देख लो। 4.4 लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम। व्हेन डू यू गेट अ येलो फ्लेम, व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम, व्हेन येलो व्हेन ब्लू। तो सुनो, जब भी ज़्यादा एयर सप्लाई नहीं होती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो वहाँ पर येलो फ्लेम होता है। और जहाँ पर देखो, जब एयर सप्लाई कंप्लीट नहीं रहती है तो वहाँ पे हमेशा आएगा तुम्हारा येलो फ्लेम, ठीक है, येलो फ्लेम। और अगर कहीं पे एयर सप्लाई रहती है, अच्छी एयर सप्लाई रहती है, यानी कि फुल कंबस्शन हो पाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर सप्लाई रहती है, तो वहाँ पर हर बार आता है क्या, ब्लू फ्लेम, याद रखना। चलो देन आगे बढ़ो तो तुम्हें मिलती है अगली एक्टिविटी ऑक्सीडेशन के ऊपर। क्या है एक्टिविटी, टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन अ वार्म बाथ। उसको गर्म करना है 3 ml इथेनॉल को, फिर ऐड 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट और इट चेंजेस। कलर चेंज देखना है यहाँ पे, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें हमको रखना है अंदर इथेनॉल, और इसमें डालना क्या है, इसमें ऊपर डालना है, इसको वार्म करने के बाद 5% एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब इसको डालने के बाद क्या चेंज आता है, तो सबसे पहले याद रखो कि इसका ओरिजिनल चेंज पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO3, इसका ओरिजिनल कलर होता है क्या, इसका ओरिजिनल कलर होता है यार पर्पल। अब जैसे ही पर्पल कलर का हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं इथेनॉल में, किसमें, इथेनॉल में, तो ये कलर चेंज पहले पर्पल रहेगा, लेकिन फिर जैसे ही इसमें डाल देंगे तो ये पर्पल से गायब वापस आ जाएगा अपने इनिशियल स्टेज में। क्यों, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन का ये जो अल्कोहल है ना, ये इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, तो ये रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाता है। अल्कोहल किससे रिएक्ट कर लेता है, KMnO3 से। जैसे एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देते हैं, ये दोनों भी मीट करके रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देते हैं, तो पर्पल कलर डिसअपीयर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डिसअपीयर, ठीक है। अब व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस एडेड। किसी में जब ढेर सारा डाल दो तो क्यों नहीं होता है रिमूव, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे अगर बेस ढेर सारा डाल दोगे तो बेस का ओरिजिनल कलर आ जाएगा, तो उसी तरह अगर पोटेशियम परमैंगनेट ढेर सारा डाल दोगे तो वापस पर्पल कलर आ जाता है। देन अगली एक्टिविटी देखो, अगली एक्टिविटी में क्या है, इसके बाद 4.6 टेक ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट साइज कपल ऑफ ग्रेन्स इनटू इथेनॉल। इथेनॉल में डालो और क्या होगा, ये रिएक्शन बेस्ड हमने क्वेश्चन कल ही कर लिए हैं, ठीक है, इथेनॉल के सारे रिएक्शन। फिर उसी तरह ये सब में भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में कंप्लीट किए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे, एक्टिविटी 4.10। अरे 10 मत बोलना यार, मैथ्स पढ़ी तुमने 10 तक की। 4.10 रीड करते हैं। चलो, टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब 2 टेस्ट ट्यूब वाटर ले लिया। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल टू बोथ, दोनों में क्या ऐड कर दिया, कुकिंग ऑयल, ठीक है। फिर 2 टेस्ट ट्यूब बी, ये अपनी ए है, ये बी है, बी में फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, इसमें कुछ सोप सॉल्यूशन डाल दिया। नाउ सेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दोनों टेस्ट ट्यूब को सेक करना, हिलाना है, टेस्ट ट्यूब को हिलाना है, और फिर चेक करना है कि क्या होता है। तो पहले में क्या कोई चेंज है, देखो, कैन यू सी ऑयल एंड वाटर लेयर, ये देखना है कि कैन यू सी ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग, कि इनको थोड़ा सा हिलाओ, फिर उसके बाद शेक करने के बाद रुक जाओ, और अब देखो कि क्या ऑयल और वाटर की लेयर अलग अलग दिख रही है। तो टेस्ट ट्यूब ए में देखना, और हमें किस में देखना है, बी में। ए में हमने क्या किया था, क्या लिया था ए में हमने, ये ऑयल लिया था और वाटर लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ चेंज देखने मिलता है, तो शेक करने के बाद जब रुक जाओगे तो सेपरेट लेयर नहीं दिखेगी, बल्कि बबल में स्प्रेड दिखेगा ऑयल वाटर के अंदर। ये किसका केस रहा, बी, ए का। अब बी में क्या होगा, बी में हमने सोप सॉल्यूशन भी लिया था
तो इसके वजह से ऑयल लेयर सेपरेट कर देता है, सेपरेट आउट। ठीक है, क्या कर देगा, ये इसको सेपरेट कर देगा। ये डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट। तो ये अपना होता है टेस्ट ट्यूब ए में। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ए में होगा कि ऑयल लेयर फिर आ जाओ एक्टिविटी 4.10 पे, सोप्स एंड डिटर्जेंट वाली। अब यहां पे थोड़ा ये मिसल फॉर्मेशन हमें पता ही है कि ऑयल ड्रॉपलेट अंदर, तो ये सोप का स्ट्रक्चर बाहर। चलो आओ उसको इग्नोर करके इस पर देखो एक्टिविटी को। क्या किया है, टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब, 1 और 2, दोनों में क्या लेना है, वाटर लेना है। ये हमने ले लिया वाटर, किसमें किसमें, ए में और बी में। फिर ऐड अ ड्रॉप ऑफ कुकिंग ऑयल टू बोथ, दोनों में क्या करना है, कुकिंग ऑयल ऐड। चलो ठीक है, ऐड कर दिया, ए में भी और बी में भी। फिर बी में कुछ सोप सॉल्यूशन डाल दो, क्या डाल दो, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, शेक, दोनों को हिलाना है, टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। और उसके बाद अब चेक करना है कि क्या ऑयल और वाटर लेयर सेपरेट होती है कुछ देर के बाद। क्या ऑयल और वाटर लेयर इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग, थोड़ा सा हिलाओ, शेक करो ताकि मिक्स हो जाए ऑयल और वाटर, और उसके बाद तुरंत देखो कि क्या ऑयल और वाटर की लेयर ऐसे सेपरेटेड दिख रही है। तो इमीडिएटली अगर देखेंगे तो नहीं, नो। लेकिन अगर कुछ देर बाद देखेंगे, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व, तब क्या होता है कि यहाँ सेपरेट ऐसे एक लेयर दिखती है ऑयल और वाटर की, क्योंकि डेंसिटी की वजह से सेपरेट होती है। अब ऑयल लेयर सेपरेट यहाँ पर तुम्हें दिख जाती है। ठीक है, और ये किस में पहले दिखती है, टेस्ट ट्यूब ए में। इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट, टेस्ट ट्यूब ए में, क्योंकि बी में सोप सॉल्यूशन भी था जो मिसल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कर लेता है सोप के साथ। ठीक है, ऑयल से अलग हो जाता है, इसलिए वहां पर जल्दी नहीं होता है, जल्दी किसमें होता है, ए में। फिर आ जाओ नीचे, इसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे 4.11 हो, देख लेते हैं इसमें क्या है। 4.11 में क्या करना है, रेन वाटर लेना है, और उसके बाद तुम्हें ये जितनी भी चीज़ें ये देख लो। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम, ज़्यादा फोम किस में आता है, तो ज़्यादा फोम आता है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर वाली में। किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। और वहीं इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, ये किसमें होता है, हार्ड वाटर में। चलो आगे 4.12, यहां पर भी जल्दी से देख लो क्या है क्वेश्चन, डू बोथ द टेस्ट ट्यूब हैव सेम अमाउंट ऑफ फोम, तो नो। इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉल्यूशन फॉर्म्ड, इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोप, सोप वाले में कर्डी सॉल्यूशन फॉर्म होता है ऑब्वियसली, और इसमें नो। ये दो एक्टिविटी हमने जल्दी में देख ली, क्योंकि खत्म हो गई हमारी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज केमिस्ट्री की हमने देख ली इस वीडियो में। और बायोलॉजी की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, चाहे फिजिक्स की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो, सब एक्टिविटी नंबर के साथ, और उससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ एक पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, नो बकवास पर। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ये वीडियो सब में फैला दो यार, छेड़ दो नोटिफिकेशन वाली घंटी कि कुछ भी तुमसे मिस ना हो आने वाले वीडियोस। एंड देन क्या, जाना जा पढ़ ले।